अमीर दामाद का खेत में ससुराल। मुंबई शहर में रहने वाला रौनक एक बड़े घर का लड़का था। वो एक बड़ी कंपनी का मालिक था। उसके पास बड़ा बंगला, कारें और हर सुख सुविधा थी। वो शुरू से ही शहर में रहा था। गांव में उसका बहुत कम आना जाना होता था। उसे गांव की बातें, पिछड़े लोगों की आदतें लगती थी। उसे गांव में कुछ खास पसंद नहीं आता था। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत में वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। ऐसा ही कुछ हुआ रौनक के साथ भी। दरअसल जब उसकी शादी की उम्र हुई तो पता चला वो मांगलिक है। उसके घर वालों ने उसके लिए बहुत रिश्ते देखे, लेकिन शहर में कहीं भी उसकी कुंडली किसी लड़की से नहीं मिली। तब जाकर उसकी शादी गांव की लड़की सुरभि से हुई। अब उनकी शादी को कुछ महीने बीत गए थे। फिर एक रोज सुरभि ने रौनक से कहा, सुनिए ना, इस बार गाँव में माँ पापा बुला रहे हैं, चलिए ना गाँव चलते हैं कुछ दिन के लिए। सुरभि, जानती हो ना, मुझे उस मिट्टी, धूल और मच्छरों वाले गांव में नहीं जाना है। मुझे ऐसा पसंद नहीं। अरे बस 3 दिन की तो बात है। ससुराल का खेत भी दिखा दूंगी आपको। और आज तक मैं अकेले ही मायके गई हूँ। इस बार दामाद भी अपने ससुराल जाएगा तो उनको अच्छा लगेगा। क्या खेत? वो भी मैं? मुझे तो खेतों की बदबू से चक्कर आ जाता है। रौनक, चलिए ना प्लीज, मेरे साथ चलने के लिए इस बार हाँ कर दीजिए। सुरभि के बार बार मनाने पर रौनक मना नहीं कर पाता। अगले दिन ही वो गांव जाने के लिए निकल पड़ते हैं। गाड़ी गांव के कच्चे रास्ते पर धूल उड़ाती हुई पहुंची। बच्चे गाड़ी आई चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे दौड़े आए। अमीर दामाद पहली बार शहर से गांव आ रहा था, इसलिए सासू माँ आरती की थाली लिए दरवाजे पर खड़ी थी। अरे बेटा रौनक, स्वागत है। पहली बार खेत वाले ससुराल आए हो। आइए जमाई जी, आइए। रौनक जैसे तैसे अपने उस कच्चे मकान वाले घर में, जो कि खेत में बना हुआ था, उसमें चला आता है। जमुना खाट बिछाकर उसे बैठने को कहती है। कुछ देर बाद, तो कहो बेटा, गांव कैसा लगा? जी ठीक लगा ससुर जी, लेकिन बस थोड़ा गंद ज्यादा है। बेटा, गांव की हवा में गंध नहीं, जीवन है, और गांव के लोग तो इसे खूब कहते हैं। मम्मी जी, रौनक शहर के है ना, तो थोड़ी आदत नहीं है बस। फिर शाम को जमुना देवी सरसों का साग और मक्के की रोटी उसे बना कर देती है। साथ में लस्सी का गिलास भी उसे पीने को देती है। हमरे खेत का साग है ये जमाई जी, आपको बड़ा पसंद आएगा। उसके बाद जैसे ही वो खाना खाता है तो उसे वो बड़ा पसंद आता है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही टेस्टी खाना है। इतना अच्छा साग तो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं होगा। इसके बाद जमुना देवी ने 2 खाट पर नई चादर बिछाई और उनके सोने के लिए बिस्तर तैयार कर दिया। रौनक का ससुराल खेत के बीच में था, इसलिए वहाँ पर मच्छर होना तो लाजमी था। उफ, ये मच्छर सारी रात ऐसे मेरे कानों में गाने सुनाते रहेंगे। सुरभि उठो। क्या हुआ जी? अरे देखो ना कितने मच्छर हैं। ऐसा करो, थोड़ा हेड स्प्रे कर दो। लेकिन गांव में ये कहाँ होता है। वहाँ का देसी इलाज तो था गोबर के बने उपलों का धुआं। सुरभि ने उसे जला दिया, जिससे जैसे तैसे उसे नींद आई। अगली सुबह 5 बजे ससुर जी बोले, चल बेटा, आज तुझे अपने दूसरे खेत घुमाता हूँ। सुबह सुबह अभी तो शहर में लोग उठते भी नहीं है, फिर इतनी सुबह। पर यहाँ सूरज के साथ सब काम शुरू हो जाता है रौनक जी। चलिए अब बाबूजी के साथ घूमने चले जाते हैं। अब रौनक उनके साथ खेत घूमने चल पड़ता है, लेकिन रास्ते में गाय, मिट्टी और तालाब देखकर रौनक को बड़ा अजीब लगा। गाँव के लोगों को नंगे पैर चलता देख वो बोला, सुरभि, ये सब लोग नंगे पैर चलते हैं, इनके पास चप्पल नहीं है क्या? होगी भी तो ये लोग ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें धरती से लगाव है और ये इनके गाँव की मिट्टी है। कुछ देर बाद वो खेत पहुँचे तो मदन ने कहा, बेटा ये हमारा खेत है, देखो कहाँ तक फैला हुआ है। लेकिन रौनक का धूप में बड़ा बुरा हाल हो रहा था। अच्छा, बस जल्दी दिखाइए, धूप बहुत तेज है। अब वो थोड़ा आगे चलते हुए फिसल जाता है और कीचड़ में धड़ाम से गिर पड़ता है। अरे संभल कर बेटा। अरे भगवान, अमीर दामाद कीचड़ में लथपथ हो गया। ये क्या बेहूदगी है। मेरे कपड़े, मेरे जूते सब गंदे हो गए। वुडलैंड ब्रांड के जूते थे, फिर भी फिसल गया, बिल्कुल काम नहीं आए। बेटा, गांव में मिट्टी से डरोगे तो खेत नहीं देख पाओगे। ये मिट्टी तो मानो इस गांव का सोना है। ऐसा सोना? बाप रे, मैं तो अब कभी खेत नहीं जाऊंगा। अब वो थोड़ा बहुत खेत घूमकर वापस बैलगाड़ी की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी बैलगाड़ी का पहिया धंस जाता है। ओह, अब क्या करेंगे? बेटा धक्का लगाना पड़ेगा, जरा मदद करना तो। क्या मैं धक्का लगाऊं? मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। अरे आपका बिजनेस रह गया शहर में, अब यहाँ कोई बिजनेस नहीं, सिर्फ कीचड़ है। चलिए अब लगाइए हाथ। रौनक मजबूर होकर धक्का लगाता है और फिर से कीचड़ में गिर पड़ता है, और इस बार तो उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। ये देख आसपास के कुछ गांव वाले तमाशा देखने लगे। अरे देखो देखो, शहर वाला बाबू खेत में लोटपोट हो रहा है। अब पता चला मिट्टी में कितनी ताकत है। चुप रहो सब, ये मजाक नहीं है। अच्छा अब गुस्सा मत कीजिए, घर चलकर कपड़े बदल लीजिए। अब रौनक जैसे तैसे खेत वाले ससुराल में पहुंचता है। अरे सुरभि, बाथरूम कहाँ है? यहाँ बाथरूम नहीं है रौनक जी, वो खेत के साथ में जो हौदी बनाई है ना,
वहाँ जाकर नहा लीजिए। रौनक अब वही खेत में नहाया, उसने कपड़े बदले और अंदर आ गया। बहुत तेज प्यास लगी है, जरा कोल्ड ड्रिंक ले आओ। कोल्ड ड्रिंक? इस गांव में कोल्ड ड्रिंक नहीं है। क्या यहाँ कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं? बेटा, यहाँ गन्ने का रस है, उससे बेहतर कुछ नहीं। ये लो, इसे पीकर देखो। पास वाले खेत में बबलू गन्ने का रस बेचता है, उसी से लाई हूँ। रौनक मजबूरी में गन्ने का जूस पीता है, लेकिन उसे वो बड़ा पसंद आता है। वाह, इसमें तो सचमुच बड़ा स्वाद है। इसके बाद जमुना देवी चावल के आटे की रोटी दाल के साथ रौनक को खाने को देती हैं, जो उसे बड़ी पसंद आती है। ऐसे ही शाम हो जाती है तो अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। अरे क्या हुआ जी? पेट में दर्द हो रहा है। मैं अभी जड़ी बूटियों से दवा बना देती हूँ, उससे आपको आराम मिल जाएगा। नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर चाहिए, ये काढ़ा नहीं। अच्छा, यहाँ डॉक्टर नहीं, माँ की दवा चलती है। आप पीकर तो देखिए। जब मेरे पेट में दर्द उठता था ना, तब माँ मुझे भी यही देती थी। फिर जमुना देवी उसे काढ़ा पिलाती है, जिसे वो बड़ी मुश्किल से पीता है। कुछ देर बाद उसका दर्द सच में कम हो जाता है। ये तो सच में काम कर गया। देखा, गांव की दवा भी अमीर की बीमारी मिटा देती है। रौनक के चेहरे पर भी हंसी आ गई। उस रात वो सभी खाना खाकर सो गए। फिर अगली सुबह रौनक सोकर उठा तो बड़ा खुश था। उठकर वो खेत में आगे की तरफ देखता है, जहाँ पास के खेत में मजदूर धान रोप रहे थे। उसने एक बूढ़ी औरत को धूप में झुका देखा। अम्मा, आप इतनी उम्र में भी खेत में? बेटा, पेट के लिए काम करना पड़ता है। ये सुनकर रौनक को उन पर दया आ जाती है। अब वो खुद मिट्टी में उतरता है और धान लगाने की कोशिश करता है। शुरू में लोग हंसते हैं, पर धीरे धीरे वो सीख जाता है। इसके बाद वो अपने ससुर जी के खेत में भी खुद ही धान लगाता है। बाबूजी, अब आप आराम से बैठ जाइए, अब सब काम मैं खुद देख लूंगा। अब वो अपने बूढ़े ससुर जी को एक जगह बिठाकर खुद ही काम पर लग जाता है और कुछ ही देर में सारा काम खत्म कर लेता है। अपने अमीर दामाद को खेत का सारा काम अकेले करता देख वो बड़ा खुश हुआ। वाह बेटा, तू तो दामाद से ज्यादा हमारा बेटा निकला। आज हमें गर्व है कि हमारी बेटी इतने अच्छे घर में गई है। ससुर जी, आज समझ आया कि असली काम दफ्तर में नहीं बल्कि खेत में होता है। और सुरभि, अभी हम कुछ दिन और यहाँ रहेंगे। मेरा अब गाँव में मन लग गया है। देखा, यही तो चाहती थी मैं, कि आप भी मेरी जड़ों को महसूस कर सके। अब समझ गया हूँ सुरभि की असली अमीरी कारों या कपड़ों में नहीं बल्कि इस मिट्टी की खुशबू में है। कुछ दिन बाद गांव से लौटकर उसने शहर में किसान कनेक्ट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें शहर के लोग गांव से सीधे अनाज खरीदते थे ताकि किसान को पूरा दाम मिले। अमीर दामाद खेत में गिरा, कीचड़ में लथपथ हुआ, पर जब उठा तो उसका अहंकार मिट्टी में रह गया और इंसानियत उसके साथ चल दी। ये भिंडी का खेत मेरी ससुराल है। वो सामने जो छोटी सी झोपड़ी है खेत में। शादी के बाद क्या मैं उस घर में रहने वाली हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो कभी भी इस घर में शादी नहीं कर सकती। मेरी ससुराल भिंडी के खेत में नहीं होगी। मैंने ऐसे सपने कभी नहीं देखे थे। पर दीदी, अगले हफ्ते आपकी शादी है, ऐसे अचानक मना कर रही हो? आप जानती हो ना पिताजी की गोपाल ने कितनी मदद की है। जब गुंडे पिताजी से कर्जा मांगने आए थे तब गोपाल ने अपनी जोड़ी हुई जमा पूंजी देकर पिताजी की मदद की थी। अब गोपाल के पास सिर्फ ये भिंडी का खेत ही बचा है। गोपाल के आधार को देखते हुए पिताजी ने आपकी शादी तय की ताकि आप खुश रहो। अरे खुश मैं खाक रहूंगी, इस भिंडी के खेत में रहते हुए मैं खुद भिंडी बन जाऊंगी। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। मेघा दीदी, कहीं गोपाल के परिवार वाले झोपड़ी से बाहर ना आ जाए। किसी ने हमें देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। 2 दिन बाद आप दुल्हन बनने वाली हो, आपको यहीं आना है। लोग कहेंगे कि होने वाली बहू शादी से पहले यहाँ ससुराल के आसपास घूम रही है। चलो घर चलते हैं। मेघा और गौरी दोनों सगी बहनें थी। मेघा बड़ी और गौरी छोटी। मेघा के सपने बहुत ऊंचे थे। उसे गांव में नहीं रहना था, उसे तो हीरोइन बनना था। रूपा, मुझे अपने भाई का पता दे दे, मैं कल ही मुंबई निकल जाऊंगी। मुझे उस भिंडी के खेत में रहकर सारी जिंदगी भिंडी नहीं बनानी। मुझे फिल्मों में आना है, बड़ी हीरोइन बनना है, बड़े पर्दे पर आना है। चिंता मत कर, मैंने जग्गू भैया से बात कर ली है। वो तुझे मुंबई रेलवे स्टेशन पर मिल जाएंगे। कल की गाड़ी है शहर से, तो सुबह सुबह निकल जाना। और हाँ, साथ में कुछ रुपए और जेवर भी लेती जा। ये ले नया मोबाइल, जग्गू भैया ने भिजवा दिया है। अब तू इसी मोबाइल से भैया से बात करती रहना, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। मेघा ने सोच लिया था कि वो शादी नहीं करेगी और भाग जाएगी, और ऐसा ही हुआ। शादी के दिन सुबह के समय सब तैयारियों में लगे हुए थे, पर मेघा तो भाग चुकी थी। गौरी, मेघा बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? उसको हल्दी लगनी है। पता नहीं माँ, मैं भी बहुत देर से दीदी को ही ढूंढ रही हूँ।
जानकी चाची, मेघा भाग गई। ये देखो मुझे चिट्ठी देकर गई है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो रुकी ही नहीं। बोली मैं मुंबई जा रही हूँ फिल्मों में काम करने। क्या मेघा शादी छोड़कर भाग गई? हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेघा हमारी इज्जत को नीलाम करके कहाँ चली गई तू? इतना अच्छा लड़का है गोपाल, कितनी मदद की उसने हमारी। उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए ही मैंने मेघा की शादी उसके साथ तय की थी। सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। गोपाल के घर डोली नहीं गई तो उसकी कितनी बदनामी होगी। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जानकी और रामदीन फूट फूट कर रोने लगे। गौरी से उनका दर्द देखा नहीं गया। बापू आप चिंता मत करो, आपकी और गोपाल जी की इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं गोपाल जी से शादी करूंगी, आप उन्हें समझा दो। मुझे लगता है वो आपकी बात को समझ जाएंगे। जीती रह मेरी बच्ची, भगवान तुझे सारी खुशियां दे। जानकी देखा, हमारी दोनों बेटियों में जमीन आसमान का फर्क है। एक हमारी इज्जत उछाल कर चली गई और दूसरी हमारी इज्जत बचाने का प्रयास कर रही है। मैं अभी जाकर गोपाल और उसके परिवार वालों से बात करता हूँ। रामदीन ने गोपाल और उसके परिवार वालों से बात की। गोपाल और उसके परिवार वाले बहुत अच्छे थे। कोई रिश्ता ना होते हुए भी गोपाल ने एक इंसानियत के नाते रामदीन की पहले भी बहुत मदद की थी। अब जब ऐसी दुविधा आ गई जिसमें रामदीन भी कुछ नहीं कर सकता था, तो गोपाल ने गौरी के साथ शादी करने के लिए हाँ कह दी और फिर शुभ मुहूर्त में गोपाल और गौरी की शादी हो गई। खूब खुशियों के साथ गौरी का गृह प्रवेश हुआ। बहू, तुम भी कहोगी कि कैसी ससुराल है भिंडी के खेत में। इस छोटी सी झोपड़ी में तुम्हें रहना पड़ेगा। माँ जी, आप लोगों का दिल इतना बड़ा है। गोपाल जी ने बापू के लिए बहुत कुछ किया है। इन्होंने अपने दोस्त से उधार पर पैसे दिलवाए, अपने जुड़े हुए खुद के पैसे बापू को दिए, क्योंकि आपने खुद का घर बनाने के लिए रखे हुए थे। आपने अपनी जमीन बेच दी जबकि आप अपना नया घर बना सकते थे। आपने हमारी मदद की। हमारे से आपका कोई मतलब भी नहीं था, सिर्फ एक जान पहचान थी। कोई इतना नहीं करता माँ जी जितना गोपाल जी और आप सब ने किया। गौरी, तुम हमारे घर में लक्ष्मी का रूप लेकर आई हो और मैं जानती हूँ तुम्हारे कदम पड़ते ही हमारे घर में सुख समृद्धि अपने आप आ जाएगी। मुझे तुम पर और अपने गोपाल पर बहुत भरोसा है। गोपाल बेटा, कुछ दिनों के लिए शहर घुमाओ, फिर उसके बाद तुम काम में लग जाओगे। बहू के साथ थोड़ा समय बिताओ, तभी तुम दोनों एक दूसरे को ज्यादा जानोगे। ठीक है माँ, जैसा गौरी को ठीक लगे। अभी सब बात कर ही रहे थे कि तभी सेठ जी आ जाते हैं। अरे गोपाल, अरे तेरे लिए भिंडी का नया ऑर्डर लाया हूं भाई। एक सेठ जी हैं जो भिंडी खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं। तुझे जल्दी ही भिंडी की खेती बढ़ानी होगी, समझे? बहुत अच्छे दाम दे रहे हैं। और ये देख, एडवांस पैसे भी दिए हैं। मैंने अपना मुनाफा रख लिया है, बाकी तू रख। गोपाल की माँ तो सही कहती थी। हमारे घर में तो सचमुच जो है लक्ष्मी आई है। सेठ जी कितना बड़ा ऑर्डर लेकर आए हैं भिंडी का, देखो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। गौरी सचमुच लक्ष्मी बनकर आई है। गोपाल बेटा, तुम लोग घूम कर आ जाओ, फिर उसके बाद ये ऑर्डर। जानकी बहन, ऑर्डर तो जल्दी जल्दी पूरा करना है। अभी जितनी भी खेत में भिंडी आई है वो सारी तुम्हें 2 दिन में ही पैक करके भेजनी है। माँ जी, पहले काम जरूरी है, हम फिर बाद में कभी घुमाएंगे। हमें ये ऑर्डर हाथ से जाने नहीं देना। मैं भी भिंडी तोड़ने में आप लोगों की मदद करूंगी। हम सब बहुत जल्दी इस ऑर्डर को पूरा कर देंगे। गौरी की बात सुनकर सबके चेहरों पर खुशी आ जाती है। गौरी का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसने बहुत ही मेहनत के साथ अपने ससुराल वालों की पूरी मदद की। उसे अच्छे से बोरियों में भरवाया और गोपाल के साथ मिलकर अगली फसल की तैयारी की। गौरी के आने के बाद गोपाल और उसके परिवार वालों की किस्मत बदल गई। जो परिवार कल तक भिंडी के खेत में रहता था, आज भिंडी की बिक्री होने के बाद गौरी की ससुराल अब भिंडी के खेत में नहीं थी, बल्कि उन्होंने खेत के बराबर में ही एक बड़ी हवेली खरीद ली थी, जहाँ पर गौरी अपने ससुराल वालों के साथ बहुत सुख से रहती थी। एक दिन अचानक गौरी की बड़ी बहन मेघा उसके सुख में खलल डालने के लिए वापस लौट आई। गौरी, तुम लोग इतने अमीर हो गए, पर अचानक? मेघा दीदी, सब भगवान की कृपा है। बुरा मत मानना गौरी, भगवान की नहीं, मेरी कृपा है। अगर मैं उस दिन शादी छोड़कर ना जाती तो आज तुम इस घर की बहू ना होती। वैसे तो इस घर पर और गोपाल पर मेरा हक है। मैं तो तुम्हें जीजा जी नहीं कहने वाली, क्योंकि मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं। मैं तो तुम्हें गोपी ही बोलूंगी, जैसे पहले बोला करती थी। मेघा, पहले की बात और थी। अब मैं तुम्हारी छोटी बहन का पति हूं, इसलिए तुम मुझे गोपाल कहकर ही बुलाओ। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही,
तुम तो मुंबई हमेशा के लिए चली गई थी, वापस क्यों लौट आई? गोपाल ने मेघा के साथ थोड़ा रूखा व्यवहार किया जो मेघा को पसंद नहीं आया। मेरी मर्जी, नहीं मन लगा फिल्मों में इसलिए गांव वापस लौट आई। बस अब तो मन है किसी पैसे वाले के साथ शादी करके सारी जिंदगी आराम से रहो, पर कोई पसंद ही नहीं आ रहा। मुझे तो तुम पसंद थे। मेघा दीदी जरा बाहर चलना, मुझे आपसे कुछ काम है। अच्छा, मेरे से काम है, चलो। गौरी मेघा को हवेली के बाहर ले गई और गुस्से से बोली, देखो मेघा दीदी, गोपाल जी आपसे शादी कर रहे थे पर आप चली गई। आपने गोपाल को उस समय छोड़ा जब दोनों परिवारों की इज्जत का सवाल था। अब आप इस गलतफहमी में मत रहना कि आप दोबारा गोपाल को पालोगी। अब सब कुछ बदल गया है दीदी। गोपाल जी मेरे पति हैं और मेरा उनका जन्म जन्म का साथ है, इसलिए अपनी सीमा मत लांघना। आप आओ, मेरे से मिलो, मेरे ससुराल वालों से मिलो, पर गोपाल जी से दूरी बनाकर रखना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा तेरे गोपाल से चिपक रही हूँ? मुझे गोपाल से भी पैसे वाला लड़का मिल जाएगा। अरे जितनी मर्जी हवेली बना ले, सबको यही पता है कि तेरी डोली भिंडी के खेत में आई थी और आज भी तुम वही भिंडी बेचकर खा रहे हो। मैं भी अपने लिए पैसे वाला लड़का ढूंढूंगी, गोपाल से भी बड़ा पैसे वाला। हाँ तो अच्छी बात है दीदी, ढूंढो। मुझे अपने ससुराल वाले बहुत प्यारे हैं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, आप यहाँ से जा सकती हैं। मेघा गुस्से में पैर पटकती हुई घर चली गई। उस दिन के बाद दोबारा उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो गोपाल और गौरी के रिश्ते में दरार डाले, क्योंकि गोपाल और गौरी का रिश्ता पवित्र रिश्ता था जो मन से जुड़ा था। Thanks for watching.